So basically, I come from a family जहाँ पे everyone is into studies. So my father was in IIT Kharagpur. My mom also teaches. So basically सबका एक है कि everyone is very much inclined to academics. So हमेशा ऐसा ही रहा है पढ़ने की. मतलब मेरा thought process बहुत simple रहता था. घर वाले भी कभी कभी बोलते थे कि अगर कोई फंक्शन है घर पे तो अरे आज मत जाए, एक दिन क्लास छूट जाएगी तो क्या ही होगा. कभी कभी घर के साइड से भी हो जाता है. बट ये रियलाइज करना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम अपना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बट आई हैव नेवर लेफ्ट एनी पेपर कंडक्टेड बाय VMC. एंड मतलब अगेन मतलब माई फिलोसफी सेम जो मैंने पहले क्लासेस के लिए भी बोली थी. ये एग्ज़ाम्स एक्चुअली में मुझे शो करते थे कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ. हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ कुमार, आपका होस्ट VMC अनस्क्रिप्टेड में सिर्फ VMC के यूट्यूब चैनल पे. और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट जो एक्स VMC स्टूडेंट तो हैं ही हैं और आजकल IIT दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. तो वेलकम राज टू दिस एपिसोड ऑफ VMC अनस्क्रिप्टेड. हेलो सर एंड हेलो एवरीवन. थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. थैंक यू राज फॉर स्पेयरिंग टाइम इन द वेकेशन सेमेस्टर ब्रेक बेसिकली, राइट? तो राज, ऐसे सोचते हैं कि आपने कब सोचा कि आपको IIT की तैयारी करनी है और किस क्लास से आपने उसको स्टार्ट किया और कैसे ये प्रोसेस आपने अपने अंदर लेके आए प्रिपरेशन का जो है JEE प्रैप. सो बेसिकली आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे एवरीवन इज इनटू स्टडीज. सो माय फादर वाज इन IIT खड़गपुर. माय मॉम आल्सो टीचर्स. सो बेसिकली सबका एक है कि everyone is very much inclined to academics. So हमेशा ऐसा ही रहा है पढ़ने की तरफ थोड़ा सा. But apart from that, डैड ने भी बोला था कि IIT तेरे को देना है. And मेरा था कि चलो ठीक है, this is something which I should do. Because given my academic caliber, I thought that this would be the best exam to see how good I am. So 9th class से थोड़ा बहुत खुद से शुरू करा था. And then slowly realized कि नहीं, कोचिंग की भी ज़रूरत है. So finally joined VMC in 10th class. एंड उसके बाद से इट्स बिन हियर ओनली. 3 years या 3 साल जो थे अपनी प्रिपरेशन को दिए. यस यस. तो ऐसे आप देखते हैं कि जो 3 साल हैं उसमें मतलब आप कैसे देखते हो कि नॉर्मली ऐसे काफ़ी सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि 11th-12th में पढ़ के भी काम चल सकता है ना? अब ज़्यादा ड्रॉप का तो आजकल रहा नहीं है क्योंकि IIT ने अटेम्प्ट को लिमिट कर दिया है. तो आपका 3 year की जर्नी को आप कैसे देखते हो और क्या एडवांटेज आपको लगता है कि 3 year में आपको हुआ पढ़ने में? एक चीज़ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी थी तब फील नहीं हुआ था, बट अभी आके ऑन हाइंडसाइट फील होता है कि अगर मैं 10th में नहीं करता तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि वी डोंट एक्लिमेटाइज टू द एनवायरनमेंट. बिकॉज स्कूल की भी पढ़ाई होती है विच इज़ नॉट ह्यूज, बट हाँ उसको भी थोड़ा हैंडल करना होता है. एंड उसके साथ सडनली अगर कोचिंग आ जाती है तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट. तो मेरे लिए वो 10th क्लास वॉज दैट पीरियड वेयर आई एक्चुअली एक्लिमेटाइज माई सेल्फ. मुझे धीरे धीरे करके समझ आने लगा कि हाउ टू शेड्यूल माई टाइम, किसको कितना टाइम देना है. तो 10th क्लास में ऑब्वियसली वो मुझे फ़ायदा हुआ कि 10th क्लास से करने का. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर एग्जाम्स ऑल्सो अदर देन IIT. देयर आर ओलम्पियाड्स, NTSC भी है. अदर टाइम पे जैसे भी था. यस. सो ये सारे एग्जाम्स भी होते हैं, तो ये भी देने होते हैं विथ टाइम, क्योंकि पूरे पाथवे पे ये सब एग्जाम्स भी है, छोटे छोटे क्वेस्ट विच वी नीड टू गिव. तो वो उसमें भी हेल्प होती है. तो या 10th क्लास से करने का वो फ़ायदा तो था. एक तो नेशनल लेवल के एग्जाम्स जब आप देते हो अदर देन JEE, तो बेसिकली एक डायस्पोरा तो देखने को मिल ही जाता है कि क्या है ना, लैंडस्केप पे क्या क्या चीज़ें हैं. मुझे ध्यान है आप बहुत दूर से क्लास करने आया करते थे, है ना? अब 40-45 किलोमीटर्स. तो और छुट्टी भी शायद जितना मैं ध्यान कर पा रहा हूँ आपने नहीं ली थी. नहीं. आजकल बच्चे जो हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए छुट्टी कर देते हैं, क्लास को बंक कर देते हैं या छुट्टी मांगने लगते हैं कि क्रिसमस पे छुट्टी दे दो, इस पे छुट्टी दे दो, इस पे. तो व्हाट इज़ योर एडवाइस? और अब जैसे आप IIT के अंदर चले गए हो तो कभी सोचते होगे अपनी जर्नी को रीथिंक करते होगे, तो सोचते तो होगे कि व्हाट राइट यू हैव डन ऑफ कोर्स एंड व्हाट रॉन्ग यू हैव डन. तो हाउ विल यू आंसर दिस और हाउ विल यू एडवाइस दिस टू द जनरेशन? मतलब मेरा थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल रहता था. घर वाले भी कभी कभी बोलते थे कि अगर कोई फंक्शन है घर पे तो अरे आज मत जाए, एक दिन क्लास छूट जाएगी तो क्या ही होगा. कभी कभी घर के साइड से भी हो जाता है. बट ये रियलाइज करना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम अपना है. एंड कौन क्या बोल रहा है उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अपनी स्टडीज़ पे.
बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो गिवन यहाँ पे जब मैं क्लास करने आता था तो आई गेस एक दिन में 2 क्लासेस होती थी, 2 या 3 क्लासेस, सारी क्लासेस 2 घंटे की होती थी, 1.5-2 घंटे की होती थी. सो एंड 1.5 आवर्स 2 आवर्स ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है जब टीचर पढ़ा रहा होता है एंड सीरियसली 10-12 बच्चे पढ़ रहे होते हैं. तो मतलब वो 2 घंटे मिस कर देना इज इक्विवेलेंट टू उसमें जितने सारे कंसेप्ट है वो सारे एक बारी में तुम नहीं पढ़ पाए सर से, एंड देन तुम्हें अब अगली क्लास का वेट करना है, तब जाके फ्री टाइम में पूछना है, लॉट ऑफ हेडेक. एंड उसके अलावा एग्जाम्स भी होते हैं, तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी उन लेक्चर से ही आएंगे, लेक्चर्स में सर ने जो पढ़ाया है, आप लोगों ने जो पढ़ाया वहीं से आएंगे. तो अगर वो मिस हो गया एक बार तो वो दोबारा मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का, वो दोबारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी. और ये मुझे ऑब्वियसली जब मैंने पहले बोला 10th क्लास में वो रियलाइज हो गया था कि इन क्लासेस की वेटेजेस एक्चुअली में क्या होती है. तो वो 11th-12th के प्रिपरेशन में वो मैंने ध्यान दिया था. एंड हाँ, एज फार एज आई रिमेंबर मैंने हार्डली कोई क्लासेस कभी मिस करी थी बिकॉज दे वर इम्पॉर्टेंट टू मी. भले ही कैब की दिक्कत, आने जाने की दिक्कत, 1.5-2 घंटे लग भी जाते थे आने जाने में, बट आई फील दैट वाज नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो या इसे तो अब आईटी में अंदर हैं और आईटी दिल्ली में बहुत हैपनिंग माहौल है क्योंकि मिड ऑफ द सिटी कॉलेज है. ऑफ कोर्स बाकी कॉलेजेस तो थोड़े बाहर होते हैं, कैंपसेस है ना. तो आईटी दिल्ली के साथ एक एडवांटेज तो ये है ही कि बिल्कुल मिड टाउन है और साउथ दिल्ली में है. तो कितना बाहर जाना होता है, कितनी लाइफ हैपनिंग रहती है बिकॉज ऑफ द लोकेशन व्हाट आईटी दिल्ली होल्ड्स टुडे? नहीं, हैपनिंग तो बहुत है. बाकी आईआईटीज़ का नहीं पता. मैं ऑल्दो 1-2 बार बाहर के आईआईटीज़ में गया हूँ, खड़गपुर एक बार गया हूँ, मद्रास एक बार गया हूँ. दे आर ऑल्सो अवे फ्रॉम द सिटी. तो फ़र्क मुझे तो काफ़ी ज़्यादा फील होता है आईआईटी दिल्ली से. एंड ऑफ कोर्स मज़े भी बहुत होते हैं. 2-3 वीकेंड्स में 1-2 बार बाहर चले जाना होता ही है हम दोस्तों के साथ. एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम्स के बाद मज़े करने होते हैं, कहीं बाहर जाना होता है. तो देयर आर लॉट ऑफ लोकेशंस. मतलब दिल्ली ऑब्वियसली साउथ दिल्ली के हार्ट में है, तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है एंड काफ़ी फन होता है. इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस. सब ऐसे करिए, पढ़ाई के साथ साथ लेजर का भी टाइम मिल ही जाता है. ऑफ कोर्स. तो अब ऐसे प्रिपरेशन पर वापस आते हैं क्योंकि मुझे लगता है बच्चे आपसे वही ज़्यादा जानना चाहते होंगे. जो 11th-12th में आप थे, है ना, तो जो मॉक टेस्ट होते हैं बेसिकली, है ना, जिसको हम अलग अलग नाम देते हैं, मॉक जेई, एचआरटी, ये वो, आपने उनको कितना सीरियसली दिया था और उसकी लर्निंग को आपने अपनी प्रिपरेशन में कैसे एम्बाइब किया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बट आई हैव नेवर लेफ्ट एनी पेपर कंडक्टेड बाय वीएमसी. एंड मतलब अगेन मतलब माय फिलोसफी सेम जो मैंने पहले क्लासेस के लिए भी बोली थी. ये एग्जाम्स एक्चुअली में मुझे शो करते थे कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ उस पॉइंट पे. एंड लोग जनरली मेरे अच्छे दोस्त थे, वो लोग भी कभी कभी पेपर छोड़ देते थे, कभी स्कूल का कुछ काम है, अगले दिन एग्जाम है. बट इट इज़ समथिंग विच ज़रूरी है बिकॉज तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, वो कितना अच्छे से तुम्हें समझ आया है, वो तभी हो पाएगा अगर तुम वो एग्जाम्स कंटिन्यूसली देते रहोगे जो वीएमसी करा रहा है. तो वो मंथली ऑनलाइन टेस्ट होते थे, हर मंथ एक होते थे. उसके अलावा मेंस के मॉक्स होते थे, एडवांस्ड होता था बीच बीच में. वो ज़रूरी है क्योंकि एडवांस का 6 घंटे का पेपर तुम एक बारी में नहीं दे सकते. वो तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा धीरे धीरे करके समझने में कि 3 घंटे है, देन अगेन ब्रेक है, देन अगेन 3 घंटे है. सो यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट. एंड वो ऑब्वियसली तभी हो पाएगा अगर तुम सारे एग्जाम्स दोगे. तो हाँ, आई थिंक वो एग्जाम्स देना ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे लिए तो ज़रूरी थे. या नहीं, मेरे को लगता है सभी के ज़रूरी होते हैं. तो एग्ज़ाम सारे तो अच्छे नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स. तो एक तो लोग सोचते हैं कि हम अगर 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे एग्जाम ही हमारे बहुत अच्छे होंगे तभी हम आईआईटी जा सकते हैं, या 1-2 एग्जाम खराब हो गए तो हम नहीं जा सकते हैं, है ना. और लास्ट के जो 1 मंथ होता है या जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं, इसमें काफ़ी रिगरस टेस्टिंग भी होती है ना. आपको ध्यान होगा हम उस टाइम पर भी होम प्रैक्टिस टेस्ट देते थे और जो जेई मेन कराते थे, सीबीटी कराते थे. तो एग्ज़ाम अच्छा होना और ख़राब होना जो है उसको आपने कैसे हैंडल किया, और लास्ट के जब मंथ के अंदर जब बहुत रिगरस टेस्टिंग थी उसको आपने कैसे अप्रोच किया? तो एग्ज़ाम ख़राब होना अच्छा होना इज़ कम्प्लीटली कि तुम उसको कैसे देख रहे हो. लाइक मेरे लिए तो हमेशा ऐसे होता था कि मतलब देयर वाज सम एफर्ट व्हिच आई यूज्ड टू पुट इन बिफोर एग्जाम. ऐसे अलग से पेपर के लिए पढ़ना नहीं पड़ता था बिकॉज इफ़ यू आर कंटिन्यूसली स्टडिंग, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो हम समझ रहे हैं, तो ऐसे अलग से कोई एग्जाम के लिए पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है. बट
एक एफर्ट का भी होता है अंदर से कि मैंने कितना एफर्ट पुट इन करा, उसके हिसाब से मुझे कितना आउटपुट मिला है। तो आई गेस उसको दिमाग में रखते हुए, मतलब मेरे एग्जाम जब खराब जाते थे, डिमोटिवेशन ऑब्वियसली होता था। मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई डिड वाज, मैं अपने टीचर्स के पास जाता था एंड उनके पास जाके ऑब्वियसली उनसे पूछता था कि ये गलती हुई है ना, व्हाट आई शुड डू। क्योंकि कभी कभी बीच बीच में बर्नआउट हो जाता है, कभी कभी लगता है कि नहीं, थक गए हैं अब और नहीं हो पा रहा है। बट ऑब्वियसली वो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मतलब जेई इज अबाउट दैट प्रोसेस जो तुम फॉलो करके आ रहे हो एंड जो तुम्हारे अंदर से हो रहा है, तो वो धीरे धीरे करके आ जाता है। एंड देन जब अच्छे पेपर जाते हैं, ऑब्वियसली टेक इट इन अ पॉजिटिव साइड। अगर पेपर अच्छा गया है तो वो मोटिवेशन लो एंड उससे और बेहतर करने की कोशिश करो, क्योंकि हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो रहता ही है। तो अगर पेपर अच्छे जा रहे हैं तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट स्टिल है, उसको और ज़्यादा पुश करो, रैंक अपनी और ज़्यादा अच्छी लाने की कोशिश करो। और अगर खराब जा रहे हैं, सो काउंट इट एट जस्ट अनदर डे, अनदर बैड डे एट ऑफिस, कोई बात नहीं, दोबारा अगला पेपर अभी फिर से आने वाला है, उसमें सही कर लेंगे। तो वो मेरा हमेशा अंदर से एक रहता था। बट ऑब्वियसली इस पूरे प्रोसेस में आसपास के लोगों की बहुत ज़रूरत है, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज की बहुत ज़रूरत है मोटिवेट करना। आसपास मेरे दोस्त ऐसे थे जिन सबके भी नंबर मेरे जैसे आते थे, इनफैक्ट मेरे से बेहतर भी आते थे। तो उनको देख के एक मोटिवेशन लेना कि नहीं, अगर वो कर पा रहा है तो इवन आई कैन डू इट। तो वो पूरा एक कल्मिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स व्हिच एक्चुअली प्रोड्यूसेस समथिंग। तो या तो आपने बात करी फ्रेंड्स एंड फैमिली की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपका जो फैमिली, एक तो फैमिली हो गई जो मदर फादर सिबलिंग्स हो गए, है ना, एक जो टीचर्स हो गए जो वीएमसी के टीचर्स थे, तो इन सब का जो ट्रायंगल है बेसिकली, राज, फैमिली एंड टीचर्स, ये ट्रायंगल कैसे काम किया और कैसे आप इसको देखते हो कि कौन कैसा रोल प्ले करता है जर्नी के अंदर? पहले टीचर्स पे आते हैं। आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फॉर दिस होल जर्नी। मतलब मेरे 3 इयर्स या किसी के लिए 2 इयर्स 1 ईयर्स, थिंक ये जर्नी में उनका पार्ट बहुत ज़रूरी है। इट्स इररिप्लेसेबल, ठीक है, दे प्ले अ मेजर रोल। क्योंकि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, उनके साथ तुम्हारा कितना कनेक्ट हो पा रहा है, ऑल दीज थिंग्स मैटर वेरी मच। मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था टीचर्स का रोल। आई स्टिल रिमेंबर मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे एंड आई वॉज वेरी मच कनेक्टेड टू हिम। एंड उन्होंने वो पढ़ाते थे, बट उसके साथ साथ वट एवर मोटिवेशन ही यूज टू गिव इन द क्लास, दैट वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा था ड्यूरिंग दिस 2 years ऑफ टाइम। तो हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब नंबर खराब आते थे, ठीक है, यू कैन गो टू योर फ्रेंड्स, यू कैन गो टू अ फैमिली, बट टीचर्स नो द ग्राउंड जीरो कि सबका परफॉर्मेंस कैसा हुआ है, तुम्हें कैसा परफॉर्म करना चाहिए था गिवन योर क्लास अंडरस्टैंडिंग, एंड स्टिल तुमने कैसा परफॉर्म करा। तो जनरली ऐसा होता था कि क्लास में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, तो एवरीवन एक्सपेक्टेड कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँगा। कभी होता था, कभी नहीं होता था। जब नहीं होता था तब वो लोग मुझे बोल देते थे कि यू कैन डू बेटर, बिकॉज गिवन योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन डू बेटर। सो वो मुझे मोटिवेशन मिलती थी कि आई कैन डू बेटर, देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो टीचर्स का तो ऑब्वियसली रोल है। एंड एज फार एज फैमिली गोज, दे आर द वंस जो तुम्हें इमोशनली सपोर्ट करते हैं। वो लोग वो मोटिवेशन देते हैं कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वी आर देयर विथ यू। सो दे आर दैट वन थिंग जो हमेशा तुम्हारे साथ है, एंड तुम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड कभी कभी ले सकते हो। उनको तुम ले सकते हो कि हाँ, ये जब कोई नहीं है तब एटलीस्ट ये तुम्हारे साथ है। क्योंकि जेई के प्रिपरेशन में ऐसे ऐसे लो पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे लगता है कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, दोस्त भी अच्छा कर रहे हैं, मैं ही बस अच्छा नहीं कर रहा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आई गेस फैमिली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है। एंड ऑब्वियसली मेरे घर पे मेरे डैड, मेरे मॉम, इन सब ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है। मतलब आई गेस मेरी स्ट्रेटेजाइजिंग एग्जाम्स की मेरे डैड ने मुझे पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। तो हाँ, ऑब्वियसली फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। बच्चे आजकल एक्चुअली हेजिटेट करते हैं बात करने पे घर पे, है ना, और जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो शायद उन लोगों से बात करते हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो एटलीस्ट पेरेंट्स के बारे में ये जरूर कहा जा सकता है और टीचर्स के बारे में कि वो आपको गलत एडवाइस कभी नहीं कर सकते, है ना। परफेक्ट होगी या नहीं होगी डिफरेंट, मतलब ये तो फिर सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर कर सकता है, बट दे विल नेवर थिंक कि हम कुछ गलत एडवाइस कर दें किसी को। दोस्त कर सकते हैं शायद, है ना, कर सकते। हाँ, फ्रेंड्स का हमेशा पता नहीं होता है, बिकॉज एवरीवन ऑफ अस इज इन अ कंपटीशन ओनली। कंपटीशन में ही है, रैंक तो आनी है, तो किसी की 2 बंदे की सेम रैंक तो नहीं आ सकती। तो हाँ, कंपटीशन में है, बट घर वाले एंड टीचर्स आर ऑलवेज देयर, बिकॉज वो लोग कभी भी कोई गलत सोच नहीं रखेंगे तुम्हारे बारे में।
both of these sets of people, they always want the best for you. बेस्ट। तो उनके दिमाग में हमेशा तुम्हारे से अच्छा ही रहेगा। तो या अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स। मैथ्स। तो मैथ्स नॉर्मली लोग डरते हैं मैथ से, है ना? डरते क्या है, बेसिकली लो स्कोरिंग होता है, इसलिए एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज अच्छी नहीं हो रही उसको और कम करो और कम करो और करो, उसके चक्कर में मुझे लगता है मैथ्स और खराब होती है, राइट? देते हैं। तो मैथ्स आपका फेवरेट था, और तो मैथ्स के लिए क्या टिप्स आप देना चाहोगे कि मैथ्स को कैसे एक्सेल कर सकते हैं, और आपको क्यों अच्छा लगता था? आप मतलब वो तो आपकी लाइकिंग भी होगी, हाँ। तो क्या एक्सेल करने के टिप्स बनते हैं? मैथ्स क्यों अच्छा लगता था, वो इज समथिंग कि मेरा बचपन से हमेशा अरिथमेटिक एंड नंबर्स को लेके, मतलब आई वाज वेरी नेचुरल टू इट, इट केम वेरी नेचुरली टू मी। तो अरिथमेटिक्स, कैलकुलेशंस एंड नंबर्स ये मुझे बचपन से अच्छे लगते थे। एंड अगेन कमिंग टू माय फैमिली, मेरे डैड भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो बचपन में भी यूज टू प्ले दीज गेम्स ऐसे नंबर्स से, तो वो काफ़ी अच्छा लगता था। तो विथ ऑल दोज थिंग्स मुझे मैथ्स धीरे धीरे करके पसंद आने लगी थी। एंड मुझे दिखता था एग्जाम्स में भी कि लो एफर्ट पे भी मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेता था। तो मैथ्स के लिए तो मतलब मैथ्स गेम वो इसीलिए मुझे अच्छा लगता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसको और अच्छा करने के लिए क्या करा था मैंने, इट्स बेसिकली अगेन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैथ्स में प्रैक्टिस आई गेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हो जाता था कि कभी भी अगर थोड़ी प्रैक्टिस छूट जाती थी, तो वो फील होने लगता था कि प्रैक्टिस छूट गई है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिख रहा है कि वो 1 मिनट या 1.5 मिनट में हो सकता है, वो मुझे 2 मिनट्स 2.5 मिनट्स लग रहे हैं। तो आई गेस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्लास में पढ़ा रहे हैं एंड जो बुक्स में जो सब चीज़ें लिखी हुई है, काफ़ी शॉर्ट फार्मूलेज होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एंड स्पेशली मेंस जैसे एग्जाम में तो शॉर्ट फार्मूलेज दिमाग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्विक आंसर कर पाओ, बिकॉज मेंस इज ऑल अबाउट स्पीड। तुम कितनी जल्दी पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो, सॉल्व सभी कर लेंगे, बट वो कौन कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहा है उस 3 घंटे में, वो मैटर करता है। तो हाँ, मैथ्स में वो मुझे डेफिनेटली हेल्प करा था। एंड जो हायर लेवल क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए प्रैक्टिस एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो कंसेप्ट है उसको ढंग से समझना। काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशंस होते हैं मैथ्स में, एंड वो कोरिलेशंस दिमाग में या तुम्हें पता होते हैं या वो विथ टाइम तुम्हें फील होने लगते हैं कि अच्छा इससे ये भी हो सकता है, यहाँ से ये भी कर सकते हैं। तो वो जो कोरिलेशंस होते हैं वो विथ टाइम आते हैं, एंड वो विथ प्रैक्टिस ही आती है। तो प्रैक्टिस को मैं ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा फोकस करता था मैथ्स में। एंड ऑब्वियसली इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मैं हमेशा, जब भी इंटरेस्ट बना के रखना पड़ता था, मैं अपने वो टॉपिक्स करने लगता था जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनमें मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये टॉपिक तो है, इससे मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो फिर मैं वो करने लगता था मैथ्स में, तो उससे मुझे वापस कॉन्फिडेंस आ जाता था। तो ये वो एक ट्रेड ऑफ वाला प्रोसेस है जिससे सारा करना सारा पड़ता होता है। अच्छा, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं या पेरेंट्स मिलते हैं आके कि बच्चे वर्बली मैथ्स को पढ़ रहे हैं, बेसिकली जैसे स्टोरी पढ़ते हैं, है ना, इनऑर्गेनिक। हाँ, और कुछ बच्चे, जैसे हमने तो बचपन से ऐसा सीखा था कि लिख के करना। मतलब लिख के करो, है ना, कॉपी काली नहीं करोगे तो मैथ्स मतलब नहीं आएगी। बिल्कुल तो क्या इसमें कैसे है आपका, मतलब पढ़ के हो सकती है मैथ्स? नहीं, पढ़ के तो नहीं हो सकती है। और जहाँ तक घर वालों ने हमेशा, मतलब घर पे हमेशा, मैं कभी ट्यूशन गया हूँ पहली बार कोचिंग में ही, इसके पहले मैं कभी किसी कोचिंग में या ट्यूशन में भी नहीं गया था। तो मम्मी ने ही मेरे को पढ़ाया है, तो हमेशा उन्होंने मुझे ये बोले कि लिख के करो। और तो मेरी बचपन से वो आदत बनती गई थी कि लिख के मैथ्स करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब बेसिक कैलकुलेशंस लिख के करो, विच टाइम बेसिक कैलकुलेशन दिमाग में हो जाती है, That is okay. बट स्टिल यू हैव टू राइट सर्टेन थिंग्स। जब पहली बार तुम इंटीग्रल से डिफरेंशियल्स पढ़ रहे हो, तो उसको अगर तुम लिख के नहीं करोगे तो ऑब्वियसली पेपर में तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हें आगे भी चीजें समझने में दिक्कत होगी। तो लिख के करना तो जरूरी है ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट फेवरेट वाज मैथ्स, सेकंड फेवरेट फिजिक्स। तो कैलकुलेशन बेस्ड, मतलब बेसिकली हाँ, ज्यादा इंक्लाइंड है ना? या तो फिजिक्स में तो क्या फॉर्मूला अपनाया, या क्या थंब रूल बोलोगे फिजिक्स को पढ़ने के लिए? कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब आई गेस प्रैक्टिस से भी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी फिजिक्स में ज़रूरी है। ऐसा ज़्यादा होता है कि फिजिक्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है जब हम क्वेश्चंस को करते हैं, तो क्वेश्चंस को करके वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होगा, कि थ्योरी में तो 1-2 चीज़ें लिख दी है, 1-2 फॉर्मूलेज दे दिए, वो बता दिया, डेरिवेशन दे दिया, फिजिक्स वहीं खत्म हो गई। उसके बाद इट्स कम्प्लीटली हाउ मच आई कैन डेल्व डीपर इनटू इट, हाउ मच मैं उनको कनेक्ट कर सकता हूँ एक दूसरे से। तो ऑब्वियसली उसके लिए बुक्स है। और फिजिक्स में तो क्वेश्चंस जो है इमेजिन किए जा सकते हैं, हाँ, बेसिकली, है ना? मैथ्स में चलो कोऑर्डिनेट थोड़ा इमेजिन आप कर सकते हो, बट उसके अलावा चीज़ें इमेजिन करनी मुश्किल है मैथ्स में। बट फिजिक्स में हमेशा एक रह जाता है कि यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज द थिंग्स। और मेरे आसपास मेरे दोस्त थे, मतलब दे आर वेरी स्मार्ट,
एंड आई कुड सी कि वो लोग प्रॉब्लम्स को कैसे विजुअलाइज करते हैं. तो अगेन वहाँ पे उनका भी रोल आता है कि वो लोग विजुअलाइज कर रहे हैं, तो मुझे भी पता लगता था अच्छा मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकता हूँ. क्वेश्चन में फाइनल आंसर तक आने के बहुत तरीके हैं, बट द शॉर्टेस्ट पाथ जो है विजुअलाइज करके क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व कर देना, आई गेस हाँ वो फिजिक्स में वो करा जा सकता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप बच्ची केमिस्ट्री जो सिलेक्शन कराती है और रैंक लेके आती है ना, मतलब फाइनली बात तो यही है. केमिस्ट्री में 3 डिवीजन हो गए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, राइट? तो इनऑर्गेनिक में क्या आपने अटेम्प्ट, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, ऑर्गेनिक में क्या रही और फिर फिजिकल में क्या रही? इनऑर्गेनिक में तो अगेन फैकल्टी ने मेरे को बहुत हेल्प करा था, यहाँ पे टीचर्स ने मेरे को बहुत हेल्प करा था इनऑर्गेनिक में. इवन इन टोटलिटी केमिस्ट्री मेरी जो हुई थी वो सिर्फ फैकल्टी ने मुझे बहुत हेल्प करा था. बट हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट इनऑर्गेनिक में आई गेस जब से तुमने पढ़ना इनऑर्गेनिक को चालू कर दिया, मतलब द स्टार्टिंग पॉइंट के बाद से आई थिंक वी शुड नेवर लूज टच फ्रॉम इनऑर्गेनिक. कि जब पढ़ना शुरू कर दिया उसके बाद से डोंट लूज टच, क्योंकि जो तुमने फर्स्ट डे पढ़ा था ऐसा हो सकता है कि वही तुम्हारे पेपर में आ जाए. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू देन याद करना कि क्या पढ़ा था एंड क्या था. एंड तो आई गेस इनऑर्गेनिक के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंटिन्यूसली इन टच में रहना. ठीक है, भले ही एक ही घंटा पढ़ो, बट जो 1 घंटा पढ़ रहे हो उसमें जो सब भी पढ़ रहे हो उसको ट्राई टू इंटरनलाइज दोज टॉपिक्स, ट्राई टू इंटरनलाइज जो भी फॉर्मूलेज है, जो भी कंपाउंड्स है, कलर्स हो गए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इनऑर्गेनिक में. एंड मैं तो अगेन मतलब मेरे लिए लिख के करना इज द बेस्ट वे, लिख के याद होते थे मेरे से चीज़ें. तो मैं काफ़ी ज़्यादा लिखता था इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक को भी आप लिखते थे बेसिक? हाँ. तो शॉर्ट नोट्स बनाते थे? यस, इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स, क्योंकि वो पहले लगता है कि लिख के क्या ही करेंगे, बट पेपर के 2 दिन पहले जब पूरा सिलेबस रिवाइज करना है एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू एक्चुअली नीड टू गो थ्रू. तीनों सब्जेक्ट मिला के अगर देखा जाए तो शायद 90 चैप्टर, 90 to 100 चैप्टर्स 100 चैप्टर्स बन जाते हैं. एग्जैक्टली. मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि आई गेस 3 अक्टूबर को 3 अक्टूबर को मेरा पेपर था एंड 1 अक्टूबर को सडनली मुझे लगा कि एक बार क्या टॉपिक्स है, एक बार उसको लिख के देखो तो मेरे दिमाग में कितना है कितना नहीं है. तो मैंने वो लिखे थे, तो हाँ वो 90 to 100 चैप्टर्स आए थे. एंड इनऑर्गेनिक में ऐसा है कि इतनी सारी चीज़ें, सो यू कांट ऑलवेज रिमेंबर देम. तो कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें एक्चुअली मगअप करनी होती है 1 हफ्ते पहले पेपर के. तो या मतलब मेरे टीचर मुझे ऐसे बोलते थे कि जब तुम्हारा पेपर है, जैसे मंथली ऑनलाइन टेस्ट हो गया या कोई भी मॉक पेपर हो गया, तो एक शीट बना के रखो, एक फोल्डर बना के रखो जिसमें तुमने वो छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई है. जस्ट पेपर के पहले देख के जस्ट मग देम अप, बिकॉज तुम इतनी सारी चीज़ें याद करके नहीं जा सकते एक पेपर में. So, वो मगअप करके जाना, उसके लिए शॉर्ट नोट्स, प्लैकार्ड्स बना लेना, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लेना, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्प करता था इनऑर्गेनिक में. तो ये जो बच्चे इसको देख रहे हो, तो और 24 वाले तो खैर अब मेरे को लगता है नहीं कर पाएंगे. 25 वालों को तो हर हाल में इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना ही चाहिए कि शॉर्ट नोट्स या फ्लैश कार्ड्स या प्ले कार्ड्स या जो भी मतलब आपका बेटर वे हो, और जिस दिन से इनऑर्गेनिक को पढ़ना शुरू किया उसको रिविजिट बेसिकली पीरियोडिकली करना है, यही बेसिकली कहना चाह रहे हो, है ना? ठीक है. और ऑर्गेनिक एंड फिजिकल? ऑर्गेनिक में मेरे लिए जो अभी तक मुझे याद है, अगर कोई चीज़ अभी तक मुझे याद है दैट मीन्स मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा अच्छे से है, तो दैट वाज द मैकेनिज्म्स. एंड आई गेस वो है भी ऑर्गेनिक में. हाँ, आई गेस द मैकेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, नॉमेनक्लेचर एंड मैकेनिज्म्स, यही जो चीज़ें मेरे दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड आती है ऑर्गेनिक को जब भी मेरे दिमाग में आता है. ठीक है, ये दोनों तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही, बिकॉज ऑर्गेनिक में एट द एंड ऑफ द डे इतने सारे मैकेनिज्म्स है, हज़ारों मैकेनिज्म्स है. ठीक है, इनफैक्ट एडवांस पे तो कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि कोई एकदम ही नया मैकेनिज्म दे दिया जो कि 11th-12th के लेवल पे है भी नहीं, बट तुम उसको बिल्ड कर सकते हो. जेई वाले हमेशा जो जैसे क्वेश्चंस देते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस है जो तुम पेपर में उस पॉइंट पे बिल्ड कर सकते हो फ्रॉम ए प्रीवियस नॉलेज. तो और एडवांस की तो खासियत ही यही है. एडवांस की खासियत ये है कि वो क्वेश्चंस ही ऐसे देते हैं जो तुम वहां पे तुम्हें बिल्ड करने हैं, सोचना है, बैठ के सोचना है. ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, हार्डली कभी आएगा कि जो क्वेश्चन तुमने पहले देखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा. तो वो सोचने के लिए वो मैकेनिज्म्स कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना, नए नए क्वेश्चंस देखना, नए नए बुक्स करना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. ऑर्गेनिक में स्टिल रिमेंबर 2-3 बुक्स थी जो मैंने पूरी सॉल्व करी थी, प्रॉब्लम्स की बुक्स थी, एंड आई सॉल्व देम कम्प्लीटली. इनफैक्ट पेपर के पहले मैंने 1-2 बार उनको वापस रिविजिट भी करा था. तो हाँ, आई गेस वो प्रैक्टिस करना एंड वो मैकेनिज्म्स का कंट्रोल रहना वो बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक में. तो ये रही स्ट्रेटजी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की. लास्ट के जब मंथ्स होते हैं, बेसिकली कहना चाहिए 1 जनवरी टू लास्ट वीक ऑफ मई, जब तक एडवांस नहीं हो जाता,
इन 5 महीनों के बीच में इन जनरल, है ना, जैसे आपके टाइम पे तो कोविड आ गया था तो एक थोड़ा सा Postpone हो गया था। पोस्टपोन हो गया था एग्जाम आपका। इसके अंदर 2 जेई मेन के अटेम्प्ट है, एक बोर्ड का एग्जाम है और एक एडवांस का एग्जाम है। तो बेसिकली 4 बड़े इवेंट्स हैं 5 महीने में या 4 महीनों के अंदर। इस समय पे कंपोजर अपना कैसे मेंटेन करना है और क्या राइट वे ऑफ डीलिंग है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं और शादियों का मौसम भी होता है ना, सारी चीज़ें होती हैं। तो किस तरीके से बेसिकली इसको डील करना है और आपने कैसे डील किया? पहले तो सबसे पहले जो शादियों की जहाँ तक बात है और जो भी मतलब इनविटेशंस है, ओकेजन्स है, तो वो ऐसी चीज़ है कि वो अगले साल भी आएंगी। ठीक है, ये जो अगले साल कैसे आएगी? मतलब अगर कोई बर्थडे हो गया या कोई भी ओकेशंस हो गए, किसी और की शादी है, कुछ भी है, तो वो अगले साल वो और भी आगे ओकेशंस होंगे एंड वही सेम रिलेटिव्स तुम्हें दोबारा भी मिलेंगे। तो अगर तुम ये एग्जाम अच्छे से नहीं कर पाते हो तो वही तुम्हें बाद में ताना मारेंगे, और अगर तुम ये एग्जाम अच्छे से करते हो, तुम आईआईटी में जाते हो, तो वही तुम्हें फिर बाद में बोलेंगे कि कैसा चल रहा है, वही तुम्हें फिर एज एग्जाम्पल बनाएंगे। तो आई गेस जहाँ तक ये सब डिस्ट्रैक्शंस है, इसको 1 साल के लिए तो अवॉइड किया जा सकता है। बिल्कुल किया, इट कैन बी इजीली अवॉइडेड। और शादी तो आपके बिना हो सकती है। हाँ भाई, पर एग्जाम जो है वो अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा फिर कुछ होगा नहीं। तो हाँ, ऑब्वियसली, तो आई गेस ये तो पहला पार्ट हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बोर्ड्स एग्जाम्स हो गए एंड एडवांस्ड मेंस हो गया, तो आई गेस उसके लिए मतलब बोर्ड्स एक शायद ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा लगती थी कि मेंस एंड एडवांस के पढ़ने के मतलब वो विथ टाइम आ जाता है कि मतलब आई गेस एनसीईआरटी में जो भी कुछ लिखी रहती है और ये बोर्ड्स के लिए जो भी चाहिए, दे आर वेरी मच शायद वो चैप्टर का पहला टॉपिक होता है जो कि हमें यहाँ पढ़ाते हैं, तो वो उस पर तो कमांड होना बहुत नेचुरल होता है। विथ टाइम वो मेरे लिए बहुत नेचुरल हो गया था। ओनली थिंग जो मुझे बोर्ड्स में ज़रूरत पड़ी थी वो था कि लिखने की एक हैबिट होती है कि आंसर्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक एक करके इक्वेशन को लिखना एंड देन सॉल्व करना। बिकॉज मेंस एडवांस में वो ज़रूरी नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है, बट बोर्ड्स में वो है। तो वो प्रैक्टिस है, तुम 1-2 महीने पहले अगर थोड़ा बहुत दिन में बैठ के एक बार आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे तो आई गेस उससे हो जाएगा। बोर्ड्स के लिए आई डोंट थिंक इतना हेडेक लेने की ज़रूरत होती है। मतलब हेडेक जो है वो एक्चुअली में मेंस और एडवांस्ड का होता है, एंड सीरियस स्टूडेंट्स के लिए मेंस भी नहीं होता, वो एडवांस्ड ही सिर्फ होता है। तो हाँ, आई गेस ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट फाइनल गोल को कभी नहीं भूलना चाहिए कि 2 साल जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 या 3 साल, वो क्या है। तो हाँ, आई गेस ये ज़रूरी है फाइनल गोल को याद रखना। तो पीसीएम तो मुझे लगता है कि जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट होता है जेई का या नीट का बेसिकली, तो अगर उसने सीरियसली पढ़ा है तो उसमें तो मुझे लगता नहीं कि उसको पीसीएम पीसीबी में कोई इशू होता है। इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट जो होता है, हाँ, उसमें ही थोड़ा टाइम लगता होगा। तो कितना टाइम लगता है? लग जाता है। मतलब मुझे जैसे घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया था एक टाइम के बाद से कि अब बोर्ड्स के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ना चालू कर दे, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो बोर्ड्स के थ्रू ही तेरे को जाना पड़ेगा। तो मेरे लिए हाँ, तो इंग्लिश तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं मतलब जो स्टोरीज होती है, बेसिकली बुक में स्टोरीज होती है, वो पढ़नी होती है। आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर मैंने कैसे पढ़ा था, बट हाँ, मोर और लेस एक बार स्टोरीज को गो थ्रू कर लो। तुम्हारे स्कूल में जो टीचर है उनसे एक बार रिक्वेस्ट करके बोल दो कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर नीडेड टू बी डन, इसको जल्दी से इन चैप्टर्स को करने के लिए। एंड टीचर्स उतना हेल्प कर देते हैं अगर तुम उनको अच्छे से पूछोगे, यू हैव बीन इन गुड कॉन्टैक्ट विद देम फॉर द पास्ट 2 years, तो हाँ, दे विल श्योरली हेल्प यू। मेरे टीचर्स ने तो हेल्प करी थी, तो आई गेस वो मेरे लिए एक फ़ायदा हुआ था। मैंने इंग्लिश को तो ऐसे ही पढ़ा था, उतना सीरियसली मैंने कभी पढ़ा नहीं था। और जहाँ तक 5th सब्जेक्ट की बात होती है, तो मेरा 5th सब्जेक्ट वॉज फिजिकल एजुकेशन, एंड मैंने उसके लिए उतने पढ़ने की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं। पेपर जब था उसके 1 हफ्ते पहले मैंने थोड़ा बहुत बुक खोल के देख लिया था। एंड आई गेस जेई पढ़ते पढ़ते कैसा हो जाता है ना कि लर्निंग एबिलिटी तुम्हारी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो वो लर्न ऑलरेडी मैं इतना सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक याद करके आया हो कि वो फिजिकल एजुकेशन या इंग्लिश का वो एक बुक मेरे लिए कोई वो बड़ी बात नहीं है। आई कैन ईजिली गो थ्रू इट वेरी फास्ट। तो वो मेरे लिए फ़ायदा हुआ था, तो मैंने वो जल्दी से गो थ्रू कर लिया था, एंड देन हाँ, उससे हो गया। नॉर्मली हो जाता है। मतलब बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप लोग बोलोगे तो बच्चों को थोड़ा वो रहे कि बोर्ड इतनी बड़ी हर्डल नहीं है जितना मतलब वो इतना हेडेक नहीं है जितना हेडेक लगता है। वो एक बार हो गया, नंबर सभी के आ जाते हैं, तो उतना हेडेक नहीं है। मतलब ज़्यादा हेडेक है रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, जो जॉइंट एंट्रेंस के जो एग्जामिनेशन है, तो उसको ज़्यादा टाइम डिवोट करना आई गेस ज़रूरी है, इट्स रिक्वायर्ड। एग्जाम से एक दिन पहले क्या किया था? एग्जाम से एक दिन पहले मतलब मैंने तो अपने से रिवीजन नोट्स बनाए हुए थे, तो मतलब मैं ऐसे मतलब उतना रिगरसली नहीं पढ़ रहा था। ऑब्वियसली आई गेस
3 to 4 days पहले ही मैंने रिगरसली पढ़ना तो छोड़ ही दिया था, एंड हमारा ऑलरेडी पोस्टपोन हो गया था एक बार, तो वो 3 जुलाई से 3 अक्टूबर पोस्टपोन हो गया था, तो एक बर्नआउट वाला फेज भी बीच में मेरा गुजरा था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उतना रिगरसली नहीं पढ़ा था। लास्ट 3-4 डेज में इट वॉज मोर ऑफ कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ऊपर से गो थ्रू कर लेना। फॉर्मूलेज कभी याद रखने में मुझे इतनी दिक्कत हुई नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी बार क्वेश्चन सॉल्व करे थे कि वो फॉर्मूलाज मुझे बहुत अच्छे से याद थे, मेरे टॉप ऑफ द माइंड में क्वेश्चन रीड करके आ जाते थे। इट वॉज नॉट एन इशू जो मेरे लिए था, एंड आई गेस वो सभी के लिए रहता है, इवन जो टॉप रैंकर्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ रह जाती है 100-200 के लिए भी, कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के जो मैकेनिज्म्स है और जो फार्मूलाज है, कलर्स हो गए, कैसा स्मेल करता है कंपाउंड, ये सब चीज़ें ही याद रहना लास्ट में ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैंने जैसे पहले बोला अगेन, जो नोट्स है शॉर्ट नोट्स बना के रखो जिसको तुम बहुत जल्दी गो थ्रू कर पाओ। अगर बुक में लग रहा है कि बुक इंपॉर्टेंट है, देन बुक में वो क्वेश्चंस मार्क करके रख दो, वो कंपाउंड्स को हाईलाइट कर दो, कि जब तुम बुक के हर एक पन्ने से जा रहे हो जस्ट वो कंपाउंड एक बार करके तुम्हारे आंखों के सामने से जा रहा है, तो तुम्हें वो दिमाग में आ जा रहा है सडनली। अगर ये याद नहीं है तो एक बार उसको गो थ्रू कर लो 5 to 10 मिनट स्पेंड करके। मैंने तो यही करा था लास्ट 3-4 डेज में एज फार एज आई रिमेंबर। क्योंकि मुझे लगता है स्ट्रेस करना अपने आप को, यार रात भर नहीं सोना और फिर एग्जाम, नहीं, वो तो बहुत बेकार है, वो तो रात से नहीं सोना, हाँ वो बहुत खराब चीज़ है। आई स्टिल रिमेंबर, मतलब अभी भी हमारी कॉलेज में बैठ के भी हॉस्टल में कभी कभी ये बात हो जाती है, तो काफ़ी लोगों का ये रिग्रेट रहता है कि वो लास्ट डे पे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट देके पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से एग्जाम के टाइम पे वो अपने 100% एफिशिएंसी पे नहीं थे। कुछ लोग ऐसे थे रात को सोए नहीं थे बिकॉज नींद नहीं आती है रात को, तो वो थोड़ा पहले सो जाना होता है। मेरे ऐसे दोस्त है जो बोलते हैं यार नहीं सोया था मैं, पेपर इसीलिए ख़राब हो गया, तो वो थोड़ा रहता है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम टेबल को लास्ट 1 वीक में सुधार लेना चाहिए, स्पेशली सेंटर अगर दूर है तो जाना होता है सुबह उठ के, तो ये सब थोड़ा रखना चाहिए। क्योंकि बच्चे काफ़ी गलती ये वाली कर देते हैं कि लास्ट मोमेंट की गलतियाँ हो जाती हैं और जो चीज़ नहीं पढ़ी है उसको लास्ट मिनट पे और देखना शुरू कर देंगे, जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ा ब्लंडर है कि लास्ट मिनट पे तो जो लास्ट मिनट जो आता है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसी को करो। अगर 2 साल में कोई चीज़ नहीं कर पाए हो तो वो सडनली लास्ट डे पे तो तुमसे नहीं हो जाएगी ना। मेरा हमेशा ये रहता था कि अगर 2 साल लगा के तुम एक टॉपिक नहीं समझ पाए हो तो तुम उस टॉपिक को लास्ट डे पे कैसे समझ लोगे? तो इट्स बेटर टू एक्चुअली स्किप, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस पर फोकस करो, 100% मार्क्स कोशिश करो कि जो अच्छा है उस पर 100% लाओ, उसी से तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है ये। तो अब टिप्स फॉर स्टूडेंट्स जिस समय हैं लास्ट फेज में या 25 में हैं, दोनों के लिए अगर 2 लाइन में टिप्स देने हो 2025 और 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए। तो 2024 वालों के लिए तो यार तुम्हारा भी एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत करो अभी, ठीक है? जो होना था वो हो गया, जो करना था वो कर लिया। अभी इस पॉइंट पे ज़रूरी ये है कि जो चीज़ अच्छे से करी थी उसको स्ट्रेंथन करो, कि कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में सडनली ऐसा लगता है कि ये टॉपिक तो आता था मुझे बट मैं ये अभी नहीं कर पा रहा हूँ सॉल्व। ये पेपर में नहीं होना चाहिए। पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत फ्लुएंटली हो जाने चाहिए। जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे उन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उनको बहुत फास्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज जो टॉपिक्स आते हैं उनको अच्छे से रिवाइज करते रहो, उन पर अपनी ग्रास्प मेंटेन करके रखो, एंड जो नहीं आते टॉपिक्स उनको बीच बीच में देखो, क्या पता वो सडनली क्लिक कर जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ था कुछ टॉपिक्स में कि वो सडनली क्लिक कर गया, पेपर के 1 महीने पहले सडनली क्लिक कर गया, अच्छा ये ऐसे होता है। वो भी होता है, वो भी कुछ टॉपिक्स में होता है, बट इतना ज़्यादा भी इस पॉइंट पे एफर्ट मत दो। और आई गेस सबका अपना अपना गोल बना रहता है, मेंस और एडवांस का गोल सबका बना रहता है, नहीं मुझे मेंस ही बस अच्छे से करना है, किसी को कि नहीं मुझे एडवांस अच्छे से करना है, तो प्लान अकॉर्डिंगली। अगर एडवांस्ड ही किसी का एम है तो मेंस इज मोर अबाउट स्पीड एंड एडवांस्ड इज मोर अबाउट थिंकिंग एंड कैसे तुम क्वेश्चन को बिल्ड कर रहे हो। तो फोकस ऑन योर प्लान, तुम कैसे सोच रहे हो, सबका अपना अपना प्लान होता है। एंड आई गेस इतने टाइम में वी बिकम दिस मच स्मार्ट ये समझने के लिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो ऑब्वियसली तुम लोग कर लोगे यार कुछ। एंड अपार्ट फ्रॉम 2024-2025 के लिए तुम्हारे पास अभी भी काफ़ी टाइम है, अभी तक 1 साल से ऊपर का टाइम है, तो अच्छे से पुश करो एंड आस्क फ्रॉम योर टीचर्स। जो तुम्हारे सीनियर्स रहे हैं उनसे बात करो, जो लोग IIT गए हैं। मतलब मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन रहता था कि बीच बीच में कभी कभी एक बार वो मिलने आए थे हमसे, आई स्टिल रिमेंबर। एंड उनके रैंक्स इतने अच्छे थे कि वो देख के मुझे लगता था कि नहीं मुझे भी तभी इतना भावुक और स्पर्श है, भावुक एंड स्पर्श। तो बोथ ऑफ देम आर इन IIT दिल्ली, मैं उनसे IIT दिल्ली में भी मिल चुका हूँ जाके, तो मेरे लिए वो काफ़ी एक रहता था मोटिवेशन कि नहीं उनसे मिलना है। एंड वो लोग अभी जिस स्ट्रेचर पर है लाइफ के, मुझे उस स्ट्रेचर पर जाना है, तो मोटिवेशन ऐसे ही आता है। मोटिवेशन और कहीं से नहीं आता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें मोटिवेट करती है कि नहीं मुझे इनके स्टेज पे पहुंचना है।
तो मेरे लिए हमेशा यही मोटिवेशन रहा है। तो हाँ, ऐसे ही करके पुश करो एंड जो टीचर्स बोल रहे हैं उसको सुनते रहो। ऐसा नहीं करना कि टीचर बोल रहा है, दिमाग में लग रहा है कि नहीं वो जो बोल रहे हैं वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता, वो जो बोल रहे हैं वो सही ही बोल रहे हैं। तुमसे पहले इतने लोगों को पढ़ा के आए, तुम्हारे बाद भी और लोगों को पढ़ाएंगे। तो देयर आर सम थिंग्स व्हिच दे नो एंड यू डोंट नो। जस्ट कुछ जगह पे ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, फॉलो देम एंड ऑब्वियसली उससे फायदा होता है। मुझे तो हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, क्या फ्यूचर प्लान क्या है? जॉब, यूपीएससी, एमएस, एमबीए, स्टार्टअप, क्या? एक्सप्लोरेशन फेज तो है। अभी रिसेंटली इतना ज़्यादा कभी सोच पाते नहीं है, क्योंकि कोई एक चीज़ सोचते हैं एंड सडन लगता है कि नहीं ये कुछ और भी कर सकते हैं। तो मतलब अभी तो मेरा जॉब लेने को उतना ज़्यादा मेरा प्लान नहीं है। बट हाँ, मतलब मुझे भी हायर स्टडीज़ ही करनी है। तो बट हाँ, अगर कभी लगे कि नहीं जॉब कर लेनी चाहिए तो कर लेंगे, उसमें क्या है। बट हाँ, कभी इतना रिगरसली अभी तक प्लान आउट। आईटी में पढ़ने का यही फायदा होता है कि यू हैव लॉट ऑफ हाँ, there are lot of options. I must say, whatever you want you can. yeah, मतलब I am in my third year and I am very confident with this thing कि given मतलब अगर मैं डिसाइड कर लूँ कि मुझे किसी दिन मुझे यूपीएससी करना है तो I can surely crack यूपीएससी। अगर मुझे यही वो एक्चुअली मतलब ये कॉन्फिडेंस है जो मुझे जेई के थ्रू मिला है, ये जेई के 2 साल के प्रिपरेशन के थ्रू जो रिगरस प्रिपरेशन है दैट हैज हेल्प्ड मी इन दिस। तो हाँ, आई गेस वो तो हो जाएगा। मैं कभी उतना सोचा नहीं है। हाँ, बढ़िया है, एक्सप्लोर करना चाहिए। मुझे लगता है इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और एक आईआईटी का टैग लेने के बाद, आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेज का टैग लेने के बाद तो सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करके और जीरो डाउन किया जा सकता है कभी भी, है ना, और कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। सो थैंक यू राज, थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड स्पेंडिंग टाइम इन योर वेकेशंस, है ना। तो ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट और अच्छी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें। थैंक यू।